नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम डेट की घोषणा हो चुकी है। आपका पेपर जो है ना 17 नवंबर से स्टार्ट है और जो कि दिसंबर के लास्ट तक आपका पेपर चलेगा। तो भाई अब तैयार हो जाइए। मैंने तो 3-4 दिन पहले से ही क्लास आपको शुरू करा दिया था, क्योंकि मुझे पता था एग्जाम डेट 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा और वैसा हुआ ही। कल ही आपका एग्जाम डेट जारी हो चुका है और मैंने क्लासेस भी शुरू कर दी थी उससे पहले ही, क्योंकि मुझे पता था। ठीक है, और देखिए अभी जो है ना साथियों, आज इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्जाम यानी लेवल 1 के लिए साइंस का क्लास करेंगे और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आपको करवाएंगे। अभी 2024 में जो आपका पेपर हुआ था एलपी टेक्नीशियन का, उसी के लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए ऑलरेडी 3 क्लास में साइंस का करा चुका हूँ। यह आज चौथा सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा और आज जो है ना साथियों टोटल 42 क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाएंगे, जो कि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी 2022 हो, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए थे। तो वही क्वेश्चंस जो है मैं आज आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना। एक चीज़ बता दूं, मैंने जो है 2 प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया है ग्रुप डी का। एक में केवल करेंट अफेयर्स की वीडियोस आएगी और एक में साइंस की। देखो, करेंट अफेयर्स के अलावा इसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके के भी क्वेश्चंस ऐड होंगे और करेंट अफेयर्स का भी क्लास इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका पहला आज करेंट अफेयर्स का क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, और दूसरा जो प्लेलिस्ट है जिसमें केवल एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 वीडियो ऑलरेडी मैंने करा दिया है, आप लोग देख लेना। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। तो ऋणात्मक त्वरण जो है ये किसके विपरीत दिशा में होता है? तो याद रखना, वेग के, जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी के विपरीत दिशा में होता है ऋणात्मक त्वरण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वेग। ठीक है, त्वरण की इकाई याद रखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? भाई आपको बताना है इनमें से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो बोरन करता है, आर्सेनिक करता है, जर्मेनियम करता है, बिस्मत नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। देखो, जो धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है उसको हम बोलते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड यानी इसको हम बोलते हैं उपधातु, याद रखना। जिसमें धातु और अधातु दोनों का ही गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो देखिए, गति का जो दूसरा समीकरण है ये वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। याद रखना, वेग और समय के बीच संबंध को। 1 वाट बराबर क्या होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो भाई 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 अर्ग प्रति सेकंड, 1 पास्कल प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड या 1 जूल प्रति सेकंड? तो 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? साथियों, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का जो प्रजनन है ये क्या कहलाता है? याद रखिएगा, उत्तक संवर्धन। पुनर्जनन नहीं, बहुखंडन नहीं, द्विखंडन नहीं, उत्तक संवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तक संवर्धन। आप सभी साथियों को यहाँ याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? बताइए, इनमें से किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का निर्माण होता है? साथियों, माफ करना, क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। कैसे? तो भाई ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे ना, तो साथियों क्या बन के आएगा? तो भाई CaOCl2 बन के आएगा, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन के आएगा, जिसका साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कल ही मैंने साइंस वाला जो क्लास कराया था उसमें बताया था कि साथियों देखिए, तापमान को सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसको 273 के साथ जोड़ देना चाहिए। मान लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो देखिए आपको समझा देते हैं, आपको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है।
होता है ना भाई, ये दोनों टेम्परेचर समान है। तो भाई ये कैसे 310 आया? अब देखो 273 में जब हम 37 डिग्री को यहाँ पर जोड़ेंगे ना, तो देखो ये 310 बन रहा है ना। तो वही बात है, 37 डिग्री सेल्सियस को जब 273 में हम जोड़ेंगे तो वो केल्विन मान देगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना, इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? करेक्ट आएगा आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इनमें से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? आपको बताना है कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक है, देखिए बक मिस्ट फ्लोरीन ये तो है ही है। ठीक है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपरूप थोड़ी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं भाई? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। ए में लिखा है उनके पास कोशिकांग के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं। ये तो सही है, होते हैं। झिल्लीबाद्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। झिल्लीबाद्य कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं भाई उपस्थित। झिल्लीबाद्य कोशिकांग जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। तो ये तो गलत है, यही आपका आंसर होगा। बाकी सी में लिखा है उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। उनका आकार आमतौर पर 1 से 10 माइक्रोमीटर के पारस में होता है। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? याद रखना, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? बताइए, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 31 जोड़ी, टोटल मिलाकर होता है 62। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी होती है? देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी है? याद रखना, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये मानव में उत्सर्ग की इकाई होती है। अगला है मॉस और मार्केनिसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मॉस और मार्केनिसिया जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? याद रखना, ब्रायोफाइट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं भाई? ब्रायोफाइट। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉस और मार्केनिसिया ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? देखिए, पत्तियों में या पौधों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन उसमें एक धातु भी पाई जाती है। कौन सी धातु होती है? तो मैग्नीशियम। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। एंजाइम लाइपेज का कार्य क्या है? जो मुख्य एंजाइम होता है लाइपेज जिसका नाम है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो लाइपेज का कार्य होता है वसा को वशीय अम्ल को, देखिए, वसा को वशीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करना। ठीक है, याद रखना, वसा को वशीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखना। और डीएनए का जो प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, ये छोटी इकाइयों से बना होता है जिसे भाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन है? तो देखिए, किसी व्यक्ति की जो पूर्ण आनुवांशिक संरचना है वो कौन सी होती है? तो भाई जीन होती है, जीन, जिसको समाजीनी बोलते हैं हम। तो जीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो 100% आएंगे। देखो, स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। स्टेटमेंट 2 में लिखा है किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा जाता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, देखिए,
यहाँ पर साथियों दोनों ही सत्य है, तो 1 और 2 दोनों ही करेक्ट होगा, क्योंकि किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में अधिक होती है और किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ग की आयु के वर्ग में बांटा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और दोनों ही सही है। आगे देखिए, खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद क्या होते हैं? तो भाई खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से बना जो उत्पाद होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि खमीर में अवायवीय श्वसन के परिणाम से क्या बनता है, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक एल्कोहल। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पादप जगत से भर भर के क्वेश्चंस पूछेंगे। भाई पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है इसको हम बाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, बाष्पो उत्सर्जन। नेक्स्ट है, पौधों से जल हानि को क्या कहते हैं? पौधों से जो जल हानि होता है उसको क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन तो है ना, बाष्पो उत्सर्जन ही तो कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन ग्रीवा यानी कशेरुका होता है? तो किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन ग्रीवा यानी कशेरुका होता है? गर्दन कशेरुका होता है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा पक्षी में। कितनी होती है? तो 13 से लेकर 25 तक हो सकती है भाई, 13 से लेकर 25 तक, याद रखना, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम का स्थान लेता है? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, याद रखिए गैलियम, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा प्रजनन करता है किस विधि से? डबल स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है, किस विधि से? तो मुकुलन विधि से करता है भाई, तो मुकुलन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मुकुलन। यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान करें। आपको यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान करना है। देखिए यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हवाई जहाज के ईंधन के रूप में? बिल्कुल नहीं। घोंघा रोग के उपचार में? बिल्कुल नहीं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में? बिल्कुल भाई, यूरेनियम परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बनाते हैं साथियों, पूरा दिन जब रात में बनाते हैं ना, तो जब तक नींद नहीं आती है तब तक आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के मैं डाल नहीं देता हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ आपके लिए तैयार होते हैं, ठीक है। ये साथियों तो क्लासेस को सपोर्ट करा करिए, आप लोग लाइक करा करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करिए। देखिए यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान करें, ये हो गया परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक इनमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक कौन सा है ये पूछा जा रहा है। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का, याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसका प्रयोग जो है ना विशेष रूप से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है? तो भाई उस प्रक्रिया का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, याद रखना इलेक्ट्रोलाइसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं ना, सिंपल क्वेश्चन था, सिलिकॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं साथियों, याद रखना। एक बार बराबर कितना होता है भाई? तो याद रखना 10⁵ पास्कल, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? साथियों खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो भाई सोडियम बेंजोएट का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स किससे पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार है? बताइए इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगियों को डॉट्स दिया जाता है? तो करेक्ट आएगा क्षय रोग, यानी टीबी रोग से जो ग्रसित होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छान कर ठंडा करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया होती है? बताइए जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं फिर छान कर ठंडा करते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है? तो भाई इसको हम बोलते हैं साथियों क्रिस्टलीकरण, याद रखना
क्रिस्टलीकरण करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, डिंब क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन स्रावित संरचना क्या है? तो देखिए डिंब क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन स्रावित संरचना जो है वह है साथियों पीतापिंड। पीतापिंड करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये जो डिंब क्षरण है ये आपके मन में सवाल आ रहा है कि क्या है, तो भाई मासिक धर्म जो होता है महिलाओं में ना, तो ये मासिक धर्म चक्र का एक चरण है, याद रखना, मासिक धर्म चक्र का एक चरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्लास्टिड्स निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ना वो किस जीवन प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रकाश संश्लेषण। एक साधारण चुंबक इनमें से किसको आकर्षित नहीं करता है? तो देखिए जो साधारण चुंबक होता है ना वो लोहे, निकेल, इस्पात को तो आकर्षित करेगा, कांसा को आकर्षित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कांसा को। किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा बताइए? किसी व्यक्ति का जो वास्तविक वजन है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? करेक्ट आएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। आगे देखिए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा निम्न में से किसकी दिशा को दर्शाता है? ये जो अंगूठा है, तो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ का जो नियम है उसमें अंगूठा मोशन को दर्शाता है, यानी चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। तो चालक की गति की दिशा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद अंगूठे वाली जो उंगली होती है साथियों, तर्जनी, वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, और जो मध्यमा जो बीच वाली उंगली होती है ना वो साथियों करंट को दर्शाती है, याद रखना, धारा की दिशा को। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा, अंगूठा पूछा था तो चालक की गति को, मैंने यहाँ फोटो भी लगा दिया है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारे भोजन में कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय हमें आहार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो करेक्ट आएगा फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फ्लोराइड। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है, यह न्यूटन के किस नियम का चित्रण देता है? तो भाई न्यूटन के गति विषयक तृतीयक नियम का, यानी करेक्ट है गति का तृतीयक नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला, इनमें से कौन सी प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की परत चढ़ाकर संरक्षित किया जाता है? करेक्ट आएगा गैल्वेनीकरण में, जिसको हम यसद लेपन के नाम से जानते हैं साथियों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क का है, इसका आंसर आप बताइए कि मनुष्यों में श्वसन वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोस्पिन या हीमोग्लोबिन? इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मनुष्यों में श्वसन वर्णक क्या है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। आप लोगों ने अगर साइंस वाली क्लासेस नहीं देखी है, इससे पहले जो 3 करवाए हैं जाकर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। करेंट अफेयर्स का भी प्लेलिस्ट अपडेट हो गई है, पहला क्लास ग्रुप डी के लिए करवा चुके हैं करेंट अफेयर्स का, आज ही जाकर देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसा लगा है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।